जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आइए उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम लोग अलग से हमेशा कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले आप लोग थ्योरी को पढ़ना, उसको थोड़ा सा हेडलाइंस को देखना, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। 4-5 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज़ लगाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चाहे आप इस चैनल पर देखिए, चाहे कहीं से भी देखेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से आपके सॉल्व हो जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आइए इन आंकड़ों को देख लेते हैं। अपने इंडिया के रियल जीडीपी के बारे में इन्होंने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और इन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल का सबसे कम गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और वो कितने परसेंटेज से बढ़ने का अनुमान है? 6.4%, यानी लगभग 6.5% के आसपास 2023-24 के वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में अपनी रियल जीडीपी अपने देश की बढ़ेगी। ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का कहना है। 2024-25 के लिए इन्होंने कुछ और भी रियल जीडीपी आंकड़े जारी किए हुए हैं। ये जो आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है ये 2024-25 के लिए है, 23-24 के लिए नहीं है, माफ़ करिएगा। 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है। और अब जो हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होगा वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का ये वित्त वर्ष होगा। तो ये जो वित्त वर्ष अभी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसमें एक अनुमान पहला ये लगाया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर आप इसको टोटल अमाउंट के हिसाब से देखेंगे कि कितनी जीडीपी अपने देश की बढ़ सकती है 2024-25 में, तो लगभग 185 लाख करोड़ के आसपास अपनी जीडीपी हो सकती है, ऐसा अनुमान है। तो देखिए, अभी इन आंकड़ों को बिल्कुल याद नहीं रखना है, एक आपको आइडिया रखना है, ताकि अभी 1 महीने के बाद जब बजट पेश होगा फिर हमें देखना है कि क्या आंकड़े दिए जाते हैं, और 2-3 महीने के बाद मार्च में जब फाइनल आंकड़े कुछ एक आइडिया लगने लगेगा तो आपको ये पता चलेगा कि जीडीपी लगभग कितनी है, कितने रुपए तक की जीडीपी अपनी हो रही है। ये आइडिया हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, तो हमें आइडिया रहता है तो हमारा ऑप्शन सही हम चूज़ कर पाते हैं या चुनते हैं। आगे देखते हैं। भारत और यूएसए दोनों मिलकर एक इंटर ऑपरेबल सोनोबायस बनाएंगे नेवी के लिए। सोनोबाय क्या है? देखिए, समुद्र के नीचे, मान लीजिए ये अपना समुद्र है, समुद्र के नीचे आप एक तरीके से मिसाइल जैसा छोड़ेंगे। मिसाइल क्या होगा? मतलब आप समझ लीजिए कि एक पनडुब्बी होगी आपके पास, ठीक है। एक एक आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी जो ये बताएगी कि समुद्र के नीचे कौन कौन सी पनडुब्बियाँ मौजूद हैं। आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, मिसाइल जैसी चलेगी समुद्र के नीचे, और वो ये बताएगी, इन्फॉर्मेशन आपको देती रहेगी कि पनडुब्बी कौन कौन सी मौजूद है। तो ये काफ़ी एक हाई एंड टेक्नोलॉजी है, बहुत उच्च स्तरीय का तकनीक है, जो गहरी समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने का, उनको ढूंढने का काम करेगा। तो ये भारत और यूएसए दोनों मिलकर बनाएंगे। तो आपसे देश पूछा जा सकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, भारत और अमेरिका मिलकर नौसेना के लिए, नेवी के लिए इंटर ऑपरेबल सोनोबाय का निर्माण करेंगे। अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, और 9 जनवरी 1915 को कहा जाता है कि हमारे सबसे बड़े प्रवासी स्वर्गीय महात्मा गांधी जी वापस आए थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत, तो इसीलिए इसी उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? उड़ीसा में शुरू हो रहा है। कब से कब? 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि 3 दिवसीय ये इवेंट होगा, ठीक है। 3 दिन का ये इवेंट है, और इसका थीम आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसका थीम ये है कि डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, मतलब विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यही जो है वो थीम है, विषय है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसमें यह बताया गया है कि जो दूसरा दिन होगा इस इवेंट का, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन औपचारिक रूप से किया जाएगा। अब देखिए, ये जो इमेज है इस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए, ये थोड़ा ब्लर्ड है, कोई बात नहीं। कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस है ये? 18वां। कहाँ मनाया जा रहा है? भुवनेश्वर। ये आप कोणार्क व्हील को देख के आप समझ चुके होंगे, ये भुवनेश्वर का, उड़ीसा का है। और ये रहा विषय और थीम, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। अब यहाँ से एमसीक्यूज जो भी हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या क्या एमसीक्यू बनेगा? पहला ये बन सकता है क्वेश्चन
कि कौन से एडिशन है, कौन सा संस्करण है प्रवासी भारतीय दिवस का, तो 18वां है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कहाँ पर आयोजन किया गया 8 से 10 जनवरी के बीच में। अब देखिए इसमें दो स्टेटमेंट बनेंगे। पहला, इसका आयोजन किया गया उड़ीसा में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इसका आयोजन किया गया 8 से 10 जनवरी के बीच में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट बन गए। डेट के आसपास का भी आपको आइडिया लग गया कि 8 से 10 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण उड़ीसा में आयोजित किया गया और इसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसरो के नए जो चीफ हैं, इसरो के नए चेयरमैन हैं, वो वी नारायणन जी होंगे। वी नारायणन जी जो हैं वो स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट प्रपल्शन के एक्सपर्ट हैं। इतना भी अगर आप जान जाते हैं तो बहुत है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और है, 2025 से जो भी लोग अब बच्चे पैदा होंगे उनको बीटा बेबी के नाम से हम जानेंगे, बीटा जनरेशन हम कहेंगे उनको। जैसे सन 2000 उसके बाद जो लोग पैदा होते हैं उनको जेनजी कहते हैं, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन। उसी तरीके से 2025 और उसके बाद जो भी लोग पैदा होंगे उनको बीटा जनरेशन की श्रेणी में, कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अभी जो फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी जो पैदा हुई है वो आपको ध्यान रखना है। ये भारत को जो पहला अपना बीटा जनरेशन की बेबी मिली है वो 1 जनवरी को मिली है। कहाँ पे? मिजोरम के कैपिटल आइजवाल में। और इसका नाम क्या है? फ्रैंकी रेमरू रुआतिगा जाडेंग करके ये नाम है। ठीक है, रेमरू अटिडिका जादेंग जेदेंग, ये इनका नाम है। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। और ये भारत का पहला बच्चा होगा जो कि इस जनरेशन बीटा में पैदा हुआ है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा आप। और ये इंपॉर्टेंट एक था, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट जनरेशन की बीटा बेबी कौन से राज्य में पैदा हुई है, तो मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। हो सकता है नाम आपसे ना भी पूछें, नाम भी पूछ सकते हैं, तो नाम 2-3 बार देखेंगे तब ध्यान रहेगा, लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में जन्म हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक मेंस के लेवल का एक टॉपिक है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल के ही दिन सारे राज्य सरकारों को जिन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स यानी कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है अपने यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी लोगों को फटकार लगाई है। ये GS2 पेपर के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंफॉर्मेशन कमीशन जो कमिश्नर्स हैं, सूचना आयुक्त हैं, तो जो केंद्र के स्तर पे हैं और जो राज्य के, इनको प्रीलिम्स के लिए एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेंस के स्तर पे जो इनसे टॉपिक हम लोग समझ सकते हैं वो जरूर देख लेंगे। मेंस के भी टॉपिक को देखते चलेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक दो दिनों में हम लोग उनको देख लेंगे, आप लोग ज़रूर उनको कर लीजिएगा। और PDF जो है आप लोगों को जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल और जय हो स्टडी डिस्कशन ग्रुप, जय हो स्टडी वन डे एग्जाम ग्रुप, किसी भी अगर आप मौजूद है तो वहाँ से आपको PDF रेगुलर मिलता रहता है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।